कारकुन परफॉर्म कर रही थी। तो हथियारों का इस्तेमाल जो है वो एक नया हमें अपने समाज में नज़र आता है। जो रिसर्च मैंने की है उसमें मैं अभी आऊँगी। खैबर हॉस्पिटल का डेटा शो करता है कि 2009 और 12 के दरमियान में जो तकरीबन 450 औरतें लाई गई हॉस्पिटल में और जो मर गई उनको गोलियों से मारा गया था। अब मसलन हथियारों का इस्तेमाल औरतों के ख़िलाफ़ आम है, जो पहले हमें नज़र नहीं आता था। तो ये 2-3 रुझान जो हैं ये हमें नज़र आते हैं कि वो लोग जिनकी या समाजी हैसियत या जिस्मानी मुमासलत औरत से है, मसलन ख्वाजा सरा और नाबालिग लड़के, तो वो भी इस जिनसी बर्बरियत का शिकार हैं, जैसे जो पहले इस तरह नहीं होता था। तो हम इसके ख़िलाफ़ जो समाजी रद्द-ए-अमल है कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन समाजी रद्द-ए-अमल जो है वो अमूमी तौर पे एलिनेशन है और बुनियादी तौर पे एक ज़ालिमाना बेहिसी जो है वो समाज में पाई जाती है कि भाई ये तो वो नोट ही नहीं करते, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है। और एक तरह से रोज़मर्रा की बुनियाद पे जो कत्ल आम है, फेमिसाइड है, ये लोगों की कॉमन सेंस का हिस्सा बन चुका है। और उसकी वजह यही है कि हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान की अमूमी तौर पे ये किसी पॉलिटिकल एजेंडे का भी हिस्सा नहीं। लोग जलसा जुलूस नहीं करते, अगर उनकी गली में ज़ालिमाना मौत भी हो जाए वो अपने रिश्तेदारों को कवर करते हैं, वो उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी नहीं होते। और जब वो उठ भी खड़े हो जाते हैं तो अगर औरत का गैरत के नाम पे कत्ल हुआ हो उसकी तो उसके लिए नहीं खड़े होते हैं गली मोहल्ले के लोग, क्योंकि वो पिदरशाही निज़ाम से बगावत है। लेकिन जो बगावत नहीं करते, मसलन बच्चे हो गए, ख्वाजा सरा हो गए, ख्वाजा सरा के लिए भी उनका मसला ये है कि वो उनको इंसानों के कमरे उनमें नहीं लाते। तो ये लोग खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पिदरशाही ख़तरे में ना हो उस सूरत में खड़े होते हैं, कि रिवायात ख़तरे में ना हो तब उस सूरत में खड़े हो जाते हैं, निकल आते हैं। और जनरली जब कौम परस्तों की मौत कोई होती है वो लाशें लेके लोग सड़कों पे आ जाते हैं। मज़दूर अगर फैक्ट्री में जलाए जाते हैं उनको ले आते हैं, लेकिन औरतों की लाशें ना सड़क पे आती हैं और ना उनके लिए अक्सर लोग खड़े होते हैं, ख़ास तौर पे जिसमें ये एलिमेंट हो कि उसने रिवायात को चैलेंज किया है। रियासती रद्द-ए-अमल इसको ये है कि रियासत ने कुछ करना ना किया है, लेकिन रियासत जो है वो ख़ुद बिदरशाहाना जारहियत में ख़ुद मुलव्वस है। इसकी मुनज़्ज़म मिसालें हमें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो तकसीम में हुआ, लाखों औरतें जो है वो तो दोनों तरफ से हुआ, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश में जंग आज़ादी के दौरान रेप के कैंप सेटअप किए और तकरीबन कहा जाता है कि 4 लाख के लगभग औरतों को और शम्स बदर और फ़ौज की और नीम फ़ौजी दस्तों ने रेप किया। और जनरल नियाज़ी ने कहा कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। ये अपने आप को समझते क्या है। फिर रियासती तौर पर हमने देखा कि अफ़गानिस्तान जहाँ सौर इनकलाब हुआ और जो औरत के लिए बराबरी लेके आया, उस इनकलाब को गिराने के लिए तालिबान की शक्ल में ये सारा कुछ हुआ। और फिर जो औरतों के साथ हुआ हमारे सामने है, जो संसार हुए, स्कूल बंद हुए और जो भी कुछ हुआ। और जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को, उस दिन 50% औरतें मुलाजमतों पर, जो कुल मुलाजमतें काबुल में थी 50% वहाँ औरतों की मुलाजमतें थी। और अफ़गानिस्तान को अब बेवाओं का मुल्क कहा जा सकता है। और एक औरत के 2-2, 3-3 शौहर मर चुके हैं, क्योंकि जब एक मरता है वो दूसरी शादी करती है, फिर वो भी मार जाता है, फिर तीसरी करती है, वो भी मारा जाता है। वो एक और तशद्दुद की शक्लें हैं। तो पाकिस्तान की रियासत जो है वो बुनियादी तौर पे
इस मसले का तो कोई उसने रद्द-ए-अमल जवाब या कुछ दिया नहीं, उल्टा रियासत खुद उसमें मुलविस रही। ख़ास तौर पे ज़िया के दौर में जना और जना बिलजबर के दरमियान में फ़र्क का खात्मा किया गया, जिसकी वजह से कानूनी तौर पर औरतों की हैसियत और भी ख़राब हुई, जैसे कि 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर होगी। और रेप के कानून में कहा कि आप 4 मर्द आकिल मुसलमान और बाकिरदार लेकर आएँ। अब 4 बंदी के सामने तो रेप नहीं हो सकता अगर वो बाकिरदार भी हों। तो इस तरह मुनज़्ज़म तौर पर एक वायलेंस और एक ऐसी पिदरशाही तश्कील दी गई जो अब चलते चलते हम यहाँ तक आ गए हैं। और अदलिया और मुकन्ना का किरदार भी जो रहा है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव दोनों में, हमें पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि जब केसेस लाए गए असम्बलियों में तो कईयों ने कहा ये तो हमारी रिवायात का मसला है, कईयों ने कहा कि मुशर्रफ ने कहा कि मुख्तारा माई तो बेसिकली कनाडा जाने के लिए ये कर रही हैं। मसलन पाकिस्तान की औरतें खुद को रेप करवा रही हैं कि वो बाहर मुल्क जाएँ। इमरान ने कहा कि फेमिनिज़म औरत के किरदार के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। तो रियासती सतह पर रियासत खुद इसमें मुलविस है। ऐसा नहीं है कि कोई जो भी छोटे मोटे कवानीन आए हमने देखा उससे तो कुछ भी नहीं हुआ और ना इसके बारे में कोई रियासत ने कोई मस्बत दिया। और इससे घिनौनी बात यह है कि आदाद व शुमार रियासत ने छुपाए। कोई भी इस वक्त रियासती सतह पर आदाद व शुमार नहीं है। और जिनसी हिरासानी का ये मज़मून जिन महकमों के ज़मरे में आता है वो है ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, वुमेन कमीशन है। उन्होंने भी अभी तक ना कोई बिल लाए ना कुछ। अगर कोई आधा एक बिल वो प्रपोज भी कर दे तो वो इधर उधर हो जाता है। और जो कवानीन ज़िया ने बनाए वो अभी तक सारे ही चल रहे हैं। जो सियासी रद्द-ए-अमल हम देखते हैं उसके लिए जिस तरह हर चीज़ का एक टेस्ट होता है ना, एक बैरोमीटर होता है। मैंने अपने सियासी तजर्बे से ये सीखा है कि जो अपने प्लेटफॉर्म से प्रोटेस्ट की कॉल नहीं देंगे ये टेस्ट है। तो अमूमन सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने जमात के प्लेटफॉर्म से वो इस मौजू पर, जिनसी बर्बरियत के मौजू पर और सिंफी नाबराबरी के मौजू पर, पिदरशाही पर आज अगर किसी पार्टियों ने थोड़ा बहुत बोला है तो तारीख़ी तौर पे हम देखते हैं कि जब वैफ निकली थी तो पीपल्स पार्टी ने उसका साथ दिया, लेफ़्ट की पार्टियों ने साथ दिया, मजदूर किसान पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ये साथ में खड़ी रही। लेकिन अब थोड़ा बहुत हमें तब्दीली नज़र आती है कि जो मुज़ाहमती तहरीकें हैं जैसे कि सिंधियों की तहरीकें हैं, PTM है, तुलबा तहरीक है, ये अब औरत के सवाल पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो तो कुछ नहीं बात करती हैं। जो राइट विंग है, राइट विंग तो कहता है कि आपको दूसरे जहान में भी पिदरशाही होगी। जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट का जो अमूमी तौर पे तो साथ दिया, औरत मार्चों में भी आए, लेकिन जो लेफ़्ट के अंदर एक रिवायती लेफ़्ट का नुक्ता नज़र रखने वाले हैं, उनका लायामल तबकाती की तरफ ज़्यादा है और वो फेमिनिज़म की तरफ उनका रुझान कम है। वो और जो कौम परस्त हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये सवाल आज़ादी के बाद का सवाल है, जब कौमी आज़ादी होगी तो फिर औरत का सवाल उठाया जाएगा। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि इस सूरत हाल में कि अब दुनिया ने एक नई टर्म बना ली है जिसको फेमिसाइड कहते हैं। फेमिसाइड का मतलब ये जेनोसाइड से मिलता जुलता लफ्ज़ है। कि फेमिसाइड का मतलब ये है कि जिन्स की बुनियाद पर अगर आप औरत ना हो तो आप बच सकते हैं। तो इस इंक्रीजिंग रेट के साथ और सियासी जो रद्द-ए-अमल है, जो रियासती रद्द-ए-अमल है, वहाँ से कुछ खास नहीं आया।
और जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो भी हम देख रहे हैं कि वो फ्रैक्चर्ड है। तंजीमें तो हैं, लेकिन तंजीमों के पास कोई बड़े पैमाने पर मुल्कीर कोई तहरीक नहीं है, और केसेस इतने ज़्यादा हैं कि इनकी यूनिट्स भी नहीं हैं हर गली शहर में, तो ये रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते। और एक और भी रुझान आया है जिसको मैंने कहा है कि इसको अब हम कह दें कि पीछे छोड़ आगे दौड़। जितने भी हो गए एक पे खड़े हो जाओ, नारा लगाओ, और फिर अगला आता है, फिर अगले पे शुरू हो जाओ। जो पीछे के केसेस हैं वो रह जाते हैं, और जो सिविल सोसाइटी का रिस्पॉन्स है उसको सियासत से बेदखल कर दिया लोगों ने कि ये तो मोमबत्ती माफिया, क्योंकि वो हर केस में मोमबत्तियाँ लेके आ जाते हैं। अब ये एक मंजरनामा है, इस मंजरनामे में फेमिनिस्ट तहरीक भी इस तरह से मुनज़्ज़म नहीं है, तो हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट तहरीक को नए सरबंदी की ज़रूरत है, और उस सरबंदे के लिए ये डिसीज़ है। अभी तक मैंने आपको इसका बस मंजर दिया कि जिस सेटिंग में मैं बात करने जा रही हूँ। डिसीज़ हमारा है ओवरग्रोन पेट्रियार्की का। इससे मुराद ये है कि हम बेसिकली हमजा अलवी के थीसिस की बुनियाद पे ये थीसिस बिल्ड करेंगे। उनका थीसिस है ओवरग्रोन स्टेट का, कि एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान की रियासत एक ओवरग्रोन स्टेट है, और जो बुनियादी तौर पे मिलिट्री और सिविल ओलिगार्की के कब्जे में है, उस रियासत के तमाम इदारे, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है। अब जो रियासत की जो ओवर ग्रोथ हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसी के नतीजे में एक पेट्रियार्कल ग्रोथ हुई है। वो पेट्रियार्कल ग्रोथ जो ओवर ग्रोन पेट्रियार्की की शक्ल में हमें नज़र आता है, उसके दो मखसूस फीचर्स हमें पर्टिकुलरली पिछले 4 दिहाइयों से बढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली 2 दिहाई में और ख़ास तौर पे इस दिहाई में वो फीचर्स जो हैं बहुत वाज़े हुए हैं। ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि पहले से पिदरशाही मौजूद नहीं थी, पहले से उसकी ट्राइबल फॉर्म में मौजूद थी, पहले से वो फ्यूडल फॉर्म में भी मौजूद थी और कैपिटलिस्ट फॉर्म में भी मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर ये 2 फीचर्स नहीं थे। और ये 2 फीचर्स हैं बेसिकली, एक फीचर है पेट्रियार्कल एक्सट्रीमिज़म का। इससे हमारी क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ज़िंदगी के हर पहलू में औरत की जो औरत पर जो फरमान रवाई है वो ज़्यादा उसको जबर का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, और जो सेक्सिज्म है, मिसोजिनी है, वो ज़्यादा बड़े हैं, और जो रुजती अक़दार हैं औरत के लिए वो ज़्यादा बड़े हैं, जो हमें नज़र आते हैं कि मसलन बहुत सारे बुरके हो गए और ये स्कूलों से निकाल लिए गए और मुलाजमतें उनकी चली गईं, और ये एक फ़ीचर हमें नज़र आया कि औरतें जो उन्होंने गेंस किए थे, वो पाकिस्तान बनने के बाद जो गेंस किए थे वो पीछे चले गए। तो एक पेट्रियार्कल एक्सट्रीमिज़म एक फ़ीचर है जो हमें नज़र आया। दूसरा फ़ीचर जो है वो पेट्रियार्कल फेनेटिसिज्म, या आप उसको पेट्रियार्कल फाशिज्म कह सकते हैं, कि ज़ोर और ताकत की ज़ोर पर आप कुछ भी कर लें, मसलन मार दें, आप रेप कर दें, और ये एक्सपैंड हुआ है नाबालिग लड़कों को भी, छोटी बच्चियों को भी, और ख्वाजा सराओं को भी। ये एक फ़ीचर है जो हमें इस दिहाई में नज़र आता है कि पेट्रियार्कल फाशिज्म जो है वो वजूद में आया है। और हमने ये भी देखा है कि जब पेट्रियार्कल फेनेटिसिज्म से रिलेटेड वाक़यात होते हैं तो समाज के अंदर लोग उसको औरतों में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। घर से बाहर मत जाओ, ये हो जाएगा, रेप हो जाओगी, फलां हो जाएगा, समाज ख़राब हो गया है, तो उसका इस्तेमाल भी एक समाज के अंदर फैल चुका है। तो बुनियादी तौर पे हम हमजा अलवी की थीसिस को जोड़ते हुए हम समझते हैं कि ओवरग्रोन पेट्रियार्की के ये जो फीचर्स हैं, इसका ताल्लुक कौमी सलामती की सियासत से है। जो इस रियासत का बुनियादी ढांचा है ये उससे है, और उसका ताल्लुक जो है
وہ جو پاکستان نے امپیریلسٹ جنگیں لڑی ہیں وہ اس سے. جب پاکستان نے افغانستان میں یہ سارا کام شروع کیا اور پھر مڈل ایسٹ میں بھی سروسز دینی شروع کی اور پاکستان ایک ملٹری گیریزن بنا ان جنگوں کے لڑنے کے لیے اور ایک مرسنری کلیئرلی مرسنری اسٹیٹ کے طور پہ اس نے نیو امپیریلزم کو اپنی سروسز دینی شروع کی. اس سے پہلے بھی پاکستان نے گیریزن اسٹیٹ کے طور پہ کریٹ کیا گیا تھا. تو اس کے نتیجے میں اس پوری وار مشینری کو چلانے کے لیے ایک کی تشکیل ریاست نے خود کی جو ضیاء الحق کے دور میں ہوئی. تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے ایک جنگجو مرد چاہیے. اس جنگجو مرد کو تشکیل دینے کے لیے عورتوں کو ایک نیا عورت سے مسلم عورت بھی بنایا گیا اور جنرلی ایک جنگ پرستی کا پورا جو ہے بنایا گیا کہ بھئی بس مسلم امہ پیدا کرو اور عورتیں بچے پیدا کریں گی، جنگ کے لیے فوڈر پیدا کریں گی. تو گیون دا فیکٹ کہ جنگ سب سے بڑی کموڈٹی ہے پاکستان کے لیے اس وقت. پاکستان یمن میں بھی جنگ لڑ رہا ہے، پاکستان نے سیریا میں بھی جنگ لڑی، پاکستان مڈل ایسٹ کو خدمات دے رہا ہے اور ابھی بھی پاکستان کے جرنیل جو ہیں وہ سعودی عرب کے لیے اور امریکہ کے لیے ساری جنگیں لڑ رہے ہیں. تو ایک یہ جو پرٹیکولر شکل کی پیٹریار کی مینوفیکچر کی گئی جو اس جنگ کی بیسک ضرورت تھی اور اس کے نتیجے میں یہ سامراجیت کی اور جنگی توسیعات جو ہیں وہ کی گئی اور اس کا بنیاد جو ہے وہ عورت کی ایک بہت ہی سبارڈنیشن کے اوپر کھڑا کیا گیا. اور اس طرح سے یہ جو پرتشدد بڑھوتری ہوئی اس نے زندگی کے تمام شعبوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وائلنس کی بالادستی قائم ہوئی. اس جنگ کے لیے ریاست پاکستان نے جو چیزیں تشکیل دیں، اسلحے کے ڈپو جو اسلحہ لے کر آئے، جو نیریٹو بنایا گیا وہ نیریٹو بہشتی زیور کا، حور پرستی، شہوت پرستی، یہ سارے نیریٹو تبلیغیوں کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے اور واٹس ایپ پہ، ہر چیز پہ، فیس بک پہ، ہر بس اڈے پہ لوگ جو ہیں وہ لائے. یہ سارا کام جو طارق جمیل نے اور دوسروں نے انتہائی بیہودہ قسم کی باتیں کی کہ ایسی حور ملے گی کہ جب وہ پانی نگلے گی تو گلے میں پانی بھی نظر آئے گا. تو جو اسلحے لائے، تربیتی مراکز میں رکھے، جو نیریٹو بنایا، وہ اسلحے، وہ بیانیہ، وہ اخلاقیات، وہ جمالیات، وہ ثقافت چلتے چلتے ان ٹریننگ کے مراکز سے، تبلیغی مراکز سے، فوجی اڈوں سے چلتے خوابگاہوں میں پہنچ گئے، ہر گھر گلی میں پہنچ گئے. اب پورا سماج اس نیریٹو کے لپیٹ میں ہے. اب ہر بندہ جو ہے وہ ویلفیئر اسٹیٹ کے بجائے سیکیورٹی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. ہمیں کون بچائے گا؟ سب لوگوں نے گھر میں اسلحے رکھے ہوئے ہیں اور اسلحے کا خوف بہت بڑا خوف ہوتا ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً 4.5 کروڑ سویلین بندوقیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اب تو بس شوٹ کرتے ہیں گلی محلے میں، جو جس کو ملا، عورت ہو، بچہ ہو، جو بھی، آپ کو پتہ ہے یہ روز کی مارا ماری جاری ہے. 4.5 کروڑ سویلین بندوقیں ہیں پاکستان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر 15 سے لے کے تقریباً 65 سال کی عمر تک ہر انسان جو بندوق رکھ سکتا ہے، وہ آبادی ان کروڑوں بندوقوں سے کم ہے. تو اگر آپ حساب لگائیں تو ہر بندے کے پاس 1.4 1.5 بندوق آتی ہے. اب بندوقیں چونکہ کلچرلی مرد سنبھالتے ہیں، چلاتے بھی وہ ہیں، شکار وہ کرتے ہیں، دشمنیاں وہ کرتے ہیں. ساری عورتیں بندوقوں سے خوفزدہ ہیں اور جتنی عورتیں ابھی ماری جا رہی ہیں ان کی اکثریت بندوقوں سے بھی ہے. اور یہ جو بھی میں نے خیبر ہاسپٹل کا ڈیٹا پیش کیا، تو آتشی اسلحہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اور یہ تھیسز امریکہ کے لیے بھی ٹھیک ہے
کہ جو پیٹریارکی کی اوور گروتھ ہے وہ اسلحے کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے کہ امریکہ میں اس وقت یہ جو میرا پیپر ہے اس میں ساری تفصیلات دی ہوئی ہیں کہ 39 کروڑ بندوقیں ہیں اور ہر سویلین افراد کے پاس 120 بندوقیں ہیں. ہر مہینے اوسطاً 52 عورتوں کو ان کے قریبی رشتہ دار قتل کرتے ہیں. 10 لاکھ عورتیں جو آج زندہ ہیں ان کے اوپر آتشی اسلحے سے حملے ہوئے تھے اور 45 لاکھ عورتوں نے رپورٹ کیا ہیلپ لائن پر کہ ان کے ساتھی نے امیڈیٹ بھلے وہ شوہر تھا یا لور تھے یا جو بھی تھے انہوں نے ان کے اوپر بندوق تانی. اور یہ وہاں جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ ان کے ڈیٹا ہے. میرے کہنے سے مراد بالکل نہیں جیسے میں نے پہلے وضاحت کی کہ پیٹریارکی کولڈ وار دور سے پہلے نہیں تھی یا کوئی سویلین شکل میں تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اس کی یہ جو فینیٹسزم ہمیں اب نظر آتا ہے اور پیٹریارکی کی جو اوور گروتھ ہے اس کی بنیاد کلونیل ٹائم میں ڈالی گئی جو نفرتوں کی بنیاد پر ہندو مسلم کا پورا یہ کام ہوا کہ آپ 2 قومیں ہیں اور لڑیں اور تقسیم میں جائیں. اور جس طرح سے تحریک آزادی کو بانٹنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لیے جو وہاں سوشلسٹ تحریکیں تھیں سامراجیت کے خلاف قومی تحریکیں تھیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول آیا اور تمام قوانین اور پالیسیاں جو ہیں ہندو مسلمان ہو گئی. اس طرح برے صغیر کی عورت جو ہے وہ ہندوستانی عورت سے مسلمان عورت اور ہندو عورت بن گئی. اور پہلا جو اینگلو محمدن لا آیا وہ برطانوی راج لے کر کے آیا اور اس طرح برطانوی راج نے مسلم برجوازی کو اور اپنے حلیف دیوبندیوں کو طاقت اور اختیارات دیے. وہ مسلم لیگ میں صف اول میں آئے اور جو اراضیوں کا بندوبست کا نظام کیا اس کے اندر بھی شریعت اپلیکیشن ایکٹ لے کر کے آئے اور وقف کا اور وراثت کا جو پورا نظام تھا وہ مذہبی اور پدرشاہی بنیادوں پر کلونیل ہندوستان میں تشکیل دیا گیا. اور 1905 میں اشرف علی تھانوی نے بہشتی زیور لکھا جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اور اب پاکستان میں ہر جگہ بار بار کئی نہ کئی شکلوں میں جو وہاں سے برطانوی راج سے چلا ابھی تک وہ چل رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب تھوڑا سا جو کلونیل جبر ہے وہ اور بھی بڑا ہے, تھوڑا نہیں بہت بڑا ہے. اب ہم صرف برطانیہ کی کالونی نہیں ہیں, اب ہم امریکہ کی بھی کالونی ہیں, اس کے اپنے اسٹریٹجک مفادات ہیں. اب ہم سعودی عرب کی بھی کالونی ہیں, اس کے بھی اپنی شہنشاہیت کو بچانے کے لیے اس نے پوری دنیا میں خاص طور پہ پاکستان پہ ریلائی کرتا ہے, اس کی فوج نہیں ہے. اب ہم چین کی بھی کالونی ہیں, اس کے اکنامک انٹرسٹ ہیں. تو اس طرح سے پاکستان پرابیبلی دنیا کا سب سے بڑا کالونائزڈ ملک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ شاید کوئی اور کالونائزڈ ملک نہیں ہوگا اور خاص طور پہ اس کی جو معیشت ہے وہ جنگی اقتصاد پہ مبنی ہے. تو یہ سارے مل کے جو پدرشاہی کو ایک بہت بڑے مضبوط چٹان کی شکل میں فارم کرتے ہیں اور جس کا سامراجیت سے بہت بڑا گہرا رشتہ ہے. اور سامراجیت یعنی امپیریلزم اور پیٹریارکی کے درمیان ایک فیچر کامن ہے کہ وہ دونوں نجی ملکیت کو مانتے ہیں, وہ دونوں ملکیتوں کو مانتے ہیں, عورت کے پاس کوئی ملکیت ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ جو پیر اور مرید پیر ہیں, جتنے دربار ہیں, وہ بھی اس کے بہت بڑی بینیفیشری ہیں کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ دم دارو تعویذ میں پھنس چکی ہیں, کوئی رستہ نہیں ہے. وہ جاتی ہیں مزاروں پر اور مخدوم ہیں, پیر ہیں, میاں مٹھو ہیں, ان کو کروڑوں روپے جمع ہوتے ہیں, دے آر دی بینیفیشری. اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں بھی, وہ کچھ تبدیل ہونے نہیں دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں جب کہ پاکستان کی سول ملٹری اور مذہبی اشرافیہ اور میڈیا خود
इस पूरा जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है जिसमें सारे ये ममालिक शामिल हैं, ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मीडिया हाउसेस, कोई CNN का काम कर रहा है, कोई इसका काम कर रहा है, कोई उसका काम कर रहा है। इसी तरह जो हमारे यहाँ ये जितने ग्रुप्स बने, दहशतगर्द जो ग्रुप्स बने, उनके किसी के सऊदी अरब में रूट्स हैं, किसी के ईरान में रूट्स हैं। तो एक पूरा इंटरनेशनल जो निज़ाम है वो एक तरह से इस पिदरशाही निज़ाम की ये जो फीचर्स है इसके ऊपर खड़ा है। आधी आबादी तो मुकम्मल मुअत्तल हो गई, ना कोई तहरीकें हैं और जंग के लिए बंदोबस्त पूरा हो गया है। तो इस सूरत हाल में जो फेमिनिस्ट तहरीक है, हमारी ये मानना है कि फेमिनिस्ट तहरीक को अब इस बात को सियासी अंदाज में उठाना पड़ेगा और औरत का सवाल पॉलिटिसाइज करना पड़ेगा और जो रियासती सियासत है उसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। अब सिर्फ पिदरशाही की जो बात है उसके लिए भी तहरीकें हमें ज़रूर बनानी पड़ेंगी। और हमने देखा है कि जो फेमिनिस्ट हमारे ग्रुप्स हैं और हम खुद भी, कभी हम किसी के साथ यकजहती कर रहे हैं, कभी इसके साथ यकजहती कर रहे हैं, कोई एक बड़े पैमाने पर मुल्कीर फेमिनिस्ट तहरीक नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि फेमिनिस्ट तहरीक को एक नई सफ़बंदी की ज़रूरत है। और इस सूरत हाल में हम समझते हैं कि मैं समझती हूँ कि रोज़ा लग्जमबर्ग ने जर्मनी में 1916 में एक पैम्फलेट लिखा था कि या सोशलिज्म या बर्बरियत। तो हमारे लिए अब दो ही रास्ते हैं, हमें या सोशलिस्ट फेमिनिस्ट इनकलाब करना होगा और या हमें इस सिनफी और जिनसी बर्बरियत का शिकार होना होगा। अब हमें ये मुश्किल फैसला करना है कि या हमें सोशलिस्ट इनकलाब बनाने के लिए तहरीकें बनानी है और ये जो हम बार बार एक एक केस को उठा रहे हैं इससे मामला नहीं बनने वाला है। मैं एक और भी वजाहत करना चाहती हूँ कि मेरी मुराद बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कोई सिविलियन पेट्रियार्की टाइप बात कर रहे हैं कि हाँ वो जो वॉर इकोनॉमी अगर उसका ख़त्मा हो जाता है तो फिर एक सिविलियन पेट्रियार्की होगी जो हमें मंजूर होगी। हमें पिदरशाही की कोई भी शक्ल जो है वो मंजूर नहीं है। और हम समझते हैं कि ये जो औरत आज़ादी मार्च, औरत मार्च की शक्ल में एक अपराइजिंग फेमिनिस्ट हुई है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पर जो है एक औरत के सवाल को लेकर के तहरीक बनाने की ज़रूरत है। कहने से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि बाकी तहरीकें जो हैं हम उनका साथ ना दें फेमिनिस्ट प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अगर तबकाती जद्दोजहद की गेन होती है वो भी औरत की गेन है, अगर कौमी आज़ादी की गेन होती है वो भी औरत की गेन है, और अगर जमहूरी हकूक़ की कोई गेन होती है उसमें भी औरत को हिस्सा मिलता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि औरत का सवाल उठाने के लिए इन तहरीकों को भी इस सवाल को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उस आज़ादी का क़याम नहीं कर सकते हैं जब तक वो औरत का साथ ना दें। और साथ ही साथ मैं आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि ये जबर के पूरे निज़ाम के ये पिलर्स हैं, औरत पर जबर, तबकात, मेहनतकश तबकात पे जबर, कौमी जबर और रियासती जबर और मजहबी जबर। तो आप जिस पिलर को हिला सकते हैं तो बाकी पिलर भी हिलते हैं, लेकिन पिदरशाही का पिलर हिलाए बगैर हम औरत का जो सवाल है वो नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उसको इन बाकी जो मुद्दे हैं उसके साथ जोड़ के हमें उठाना होगा। और हम इरादा रखते हैं कि इस थीसिस को हम आगे लेकर जाएं, तमाम फेमिनिस्ट तंजीमों के साथ हम इस पर डायलॉग करें और पाकिस्तान में एक मुल्किर तहरीक बनाएं, क्योंकि अब पाकिस्तान की औरत की बस हो गई।